डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आप तक कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं, ताकि हमारे किसान भाई इन जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से लाभ उठाकर अपनी कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाकर मुनाफा कमा सकें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में 3 सेगमेंट्स के जरिए हम आप तक कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज क्या कुछ खास है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। चलिए आज सबसे पहले रुक कर लेते हैं क्या कुछ जानकारी मिल रही है आज हमें मंत्रालय से। बीजोपचार कैसे करें किसान भाई, क्या सही तरीका है और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए बीजोपचार करते समय, इस बारे में तमाम जानकारी दे रही हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो से DPPQS फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक सुनीता पांडे। आइए जानते हैं। बीज उपचार एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों को कीट और बीमारी से मुक्त रखने के लिए जैव रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पोषक तत्वों के स्थिरीकरण हेतु भी जीवाणु कल्चर का प्रयोग किया जाता है। बीज उपचार की अलग अलग तरीके की विधियां हैं। उनमें से एक विधि है सूखा बीज उपचार। सूखे बीज उपचार में हमें बीज को लीजिए, एक बर्तन में लीजिए और उसमें जैव रसायन की अनुशंसित मात्रा डालिए। उसके बाद बर्तन को अच्छे से हिला लीजिए और हिलाने के बाद बीज को धूप में सुखा दीजिए। दूसरी मेथड है गीला बीज उपचार। गीला बीज उपचार के लिए आप बीज को एक कपड़े में ज़मीन में फैला दें या किसी फर्श पे फैला दें और उसमें पानी हल्का सा डाल दें। उसके बाद जैव रसायन की या रसायन की अनुशंसित मात्रा डालिए और ग्लव्स पहन के या दस्ताने पहन के आप अच्छे से बीज को मिला लीजिए और उसके बाद उसको छाया में सुखा दीजिए। तीसरी मेथड है गर्म पानी से उपचार। इसके लिए एक बर्तन में पानी लेके 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म कीजिए और उसके बाद उसमें बीज को डालिए और पूरी प्रक्रिया में बर्तन का टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए और फिर बीज को छाया में सुखा दीजिए। चौथा है सैलरी द्वारा उपचार। सैलरी क्या है? रसायन या जैव रसायन का जो भी घोल है उसको बनाइए और 10 लीटर पानी में डालिए। उसके बाद जो बीज है या कंद है या जड़ है उसमें उनको डाल दीजिए और 10-15 मिनट तक रखिए। उसके बाद निकाल दीजिए और फिर उसको छाया में सुखा दीजिए। देखिए, जो बीज उपचार है वो आप रसायन, जैव रसायन और जीवाणु कल्चर से उपचार करते हैं। तो जैसे ट्राइकोडर्मा है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं और कार्बेंडाजिम है और थीरम है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। पोषक तत्वों के स्थिरीकरण हेतु पोटाशिक जीवाणु आप प्रयोग कर सकते हैं एवं राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलियम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बीज के उपचार से कुछ लाभ हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले एक तो अंकुरण अच्छा होता है, बीज का अंकुरण अच्छा होता है। दूसरा, पौधे प्रबल होते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आती है और जो बीमारी वाले पौधे होते हैं वो कम आते हैं या नहीं आएंगे। बीज उपचार करते समय हमें कुछ प्रमुख सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे जब भी आप बीज उपचार करें तो उसके लिए आप अपने चेहरे को साफ कपड़े से ढक लीजिए और हाथों में दस्ताने पहनिए और तब बीज उपचार करिए। दूसरा, जो भी रसायन या जैव रसायन का आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें, अन्यथा वो प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा बीजोपचार कराने के बाद आप जब उसको धूप में सुखा देते हैं उसके बाद 4 घंटे बाद आप बीज को बो दीजिए तो वो इफेक्टिव रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ चलने वाले 1 महीने तक राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की इसके 3रे संस्करण का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित ये अभियान 23 दिसंबर 2024 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगा। देश भर में फैले स्वयं सहायता समूह यानी SHG नेटवर्क के नेतृत्व में ये पहल जन आंदोलन की भावना का प्रतीक है। नई चेतना अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर की पहल के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाना और लक्षित कार्रवाई को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार एवं देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आंगनबाड़ी कर्मी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 13 राज्यों में 227 नए जेंडर रिजॉर्ट सेंटरों का भी शुभारंभ किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नई चेतना मेरे लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए भी जीवन का मिशन है। क्योंकि बचपन से मैंने देखा अपने गांव में बेटा और बेटी के बीच भेद। अगर बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाए जाए, ढोल बजाए जाए, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो माँ का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो कोई आफत आ गई हो। मैंने इसके लिए माताओं को प्रताड़ित अपनी सास के द्वारा ही होते देखा है कि बेटा पैदा नहीं कर रही तू, एक बेटी, दो बेटी, तो फिर ये बात होती थी कि अब दूसरी शादी कर दो, ये तो लड़की पैदा कर दी। मैंने ये भी देखा अपनी आंखों से कि पति पत्नी में अगर झगड़ा हो जाए तो पतिदेव थप्पड़ या लाठी भी अपनी पत्नी को मारते थे और बीच में कोई बचाने नहीं आता था, कहता था उसकी औरत है, मारे चाहे पीटे। और ये बात मन को बड़ी तकलीफ देती थी, पीड़ा देती थी। एक ही परमात्मा ने, एक ही भगवान ने स्त्री और पुरुष दोनों बनाई। बेटा और बेटी एक मां की कोख से ही जन्म लेते हैं, फिर बेटी के साथ भेदभाव क्यों? बचपन से मैं कोशिश करता कि बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। एक जगह एक कार्यक्रम में छोटा था, बोल रहा था, तो मैंने कहा कि बेटी है तो बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई। ये मध्य प्रदेश की बात है, मेरे गांव के पास की। बोले बात बहुत कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी, और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम तू करवाएगा। और सचमुच में ऐसी एक नहीं अनेकों चीजें जो बेटी के जन्म को भी बाधित करती है। सेक्स रेशियो आप देखिए, देश के कई राज्यों में आज भी क्या है, 1000 बेटों पे 800 साढ़े 800 बेटियां पैदा हो रही। और ये भेदभाव भगवान नहीं करता, इंसान करता है। बेटा है तो आने दो, और कोख में अगर बेटी पल रही है तो दुनिया में आने के पहले ही समाप्त कर दो। ये सच्चाई है। और इसलिए बचपन से मैंने तो कोशिश की, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, समय मुझे इजाजत नहीं देता। लेकिन जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहली मैंने योजना बनाई थी लाडली लक्ष्मी योजना। मन में यह भाव था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया उसे चैन से जीने नहीं देगी, पैदा भी नहीं होने देगी। तो बेटी को बोझ मत रहने दो, बेटी को वरदान बनाओ। और तब मन में यह भाव आया कि बेटी अगर धरती पर पैदा हो तो मध्य प्रदेश की धरती पर, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का सीएम था, लखपति पैदा होना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इस महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान की शुरुआत हो रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अपने राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में उल्लेखनीय कदम और पहल की है। इस अभियान की शुरुआत पीड़ित महिलाओं के लिए एक मजबूत निवारण तंत्र के निर्माण और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। और इस वार्षिक अभियान का नेतृत्व जन आंदोलन की भावना के साथ लगभग 95 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 करोड़
ग्रामीण महिला सदस्यों के नेटवर्क पर किया जा रहा है। और महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो चलिए दोस्तों, कृषि दर्शन के कार्यक्रम में अब रुक करते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है विज्ञान किसान, और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र के साथ साथ अगर आप मछली पालन और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ते हैं तो आप अत्यधिक मुनाफा ले सकते हैं। मछली पालन से कैसे आप व्यवसाय के रूप में भी इसको शुरू कर सकते हैं और साथ ही ये आपकी आय को कैसे बढ़ा सकता है और इसके अंदर क्या कुछ अपार संभावनाएं हैं, आइए देखते हैं विज्ञान और किसान के इस खास सेगमेंट में। मछली प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विश्व की लगभग 1 अरब लोग अपने दैनिक भोजन में प्रोटीन की आपूर्ति मछली को अपने भोजन में शामिल करते हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदियां, समुद्र से मिलने वाली मछलियों की संख्या इसकी मांग के अनुसार बहुत कम है। इस समस्या को दूर करने का उत्तम पर्याय मछली पालन है, जो बहुत से देशों में बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। संभावनाओं को देखते हुए मछली पालन की तरफ कृषकों का रुझान बढ़ने लगा है। आज हमारे देश में मछली पालन करके किसान काफी हद तक लाभान्वित हो रहे हैं। मछली पालन में लागत कम और मुनाफा अधिक है। किसान मछली पालन की शुरुआत आसानी से कर सकते हैं। मछली पालन उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है तालाब। अगर मछली पालक के पास तालाब नहीं है तो वे सरकारी तालाब पट्टे पर लेकर मछली पालन का काम शुरू कर सकते हैं। यदि सरकारी तालाब पट्टे पर ना मिले और आपके पास जमीन है तो तालाब खुदवाकर भी ये व्यवसाय किया जा सकता है। मछली पालन को बढ़ावा देने में सरकार भी भरपूर मदद करती है। यही नहीं, सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा भी दिया है। इसके अलावा मछली पालकों को तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है। आज बहुत से किसान मछली पालन को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। तो चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों का सिलसिला जारी रखेंगे। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तू पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं।
पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट की, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक बार फिर से अपने एआई एंकर कृष के पास और उनसे भी जान लेते हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कुछ खास है उनके पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे सरसों की फसल उत्पादन बढ़ाने की एक नई तकनीक के बारे में, जिसे हाइड्रोजेल तकनीक कहते हैं। हाइड्रोजेल एक ऐसा पदार्थ है जो मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करता है। यह न केवल सिंचाई की लागत को कम करता है, बल्कि फसल की उपज में भी वृद्धि करता है। हाइड्रोजेल पॉलीमर से बना होता है, जो अपने वजन का 300 से 400 गुना पानी सोख सकता है। इसे बीज बोने से पहले खेत में मिलाया जाता है। जैसे ही मिट्टी सूखने लगती है, हाइड्रोजेल पानी छोड़कर पौधों की नमी की आवश्यकता पूरी करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से उन क्षेत्रों में फायदेमंद है जहां पानी की कमी रहती है। सरसों की खेती में हाइड्रोजेल का उपयोग करके किसान मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं और सिंचाई के पानी की बचत कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हाइड्रोजेल तकनीक का इस्तेमाल करने से सरसों की उपज में 20% तक वृद्धि हो सकती है। अगर आप भी अपनी फसल में हाइड्रोजेल का उपयोग करना चाहते हैं तो इसे कृषि केंद्रों या ऑनलाइन स्रोतों से खरीद सकते हैं। इसके सही इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फायदेमंद हमारे किसान भाइयों के लिए एक ऐसी योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान भाई दिन रात एक कर कड़ी मेहनत के बाद अपने खेतों में फसलों को लगाते हैं, लेकिन कई बार प्राकृतिक आपदाओं के चलते हमारे किसान भाइयों की फसलों को नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी दशा में सरकार की पहल है कि किसान भाई अपनी लागत को सही तरीके से वसूल सकें और उनकी मेहनत बेकार ना जाए। इसलिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बहुत जोर दिया है और किसान भाइयों से अपील भी करते हैं कि किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेकर अपनी फसलों का सुरक्षा कवच करवाएं और अपनी फसलों का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएं। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ होगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको हमें पत्र लिखना है। पत्र लिखने के लिए आप पता नोट कर सकते हैं। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा दर्शकों, आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा इस कार्यक्रम की कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है या इस जानकारियों को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर इन तमाम जानकारियों को देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। आप सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी इस कार्यक्रम को दोबारा से आप देख सकते हैं और कई लोगों के साथ इन जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं, उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे DD नेशनल पर। A cook of a king is the king of a cooks. Interesting. चलिए बनाते हैं अमृत काल के डिश अमृत रस। अब फैशन में भी वापस आने लग गया है, तो इसी फैशन के साथ ही हम एक फैशनेबल डिश भी इसकी बना रहे हैं थार ग्रेन रिजोतो। तो थोड़ी सी केमिस्ट्री का इंतजार करते हैं। तो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ, आपका मन स्वस्थ, काम में लगाएंगे मन तो फिर फायदा ही फायदा। श्री अन्न इस मंगलवार 3 दिसंबर शाम 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार। पहले के ज़माने में किसान हंसिए से अपनी पूरी फसल काटते थे। उसके बाद फसल से अनाज को अलग कर लेते थे और फिर बची हुई पराली का इस्तेमाल वो अपने जीवन में अलग अलग तरीके से करते थे। पुराने समय में जब कृषि मुख्य आजीविका थी, तब पराली का उपयोग हर घर में बड़े ही सोच समझकर किया जाता था। सबसे पहले ये जानवरों के लिए बहुमूल्य चारा हुआ करती थी। हम लोग पहले ना पराली ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਦ ਸਵਸਥ ਖਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। पराली सिर्फ जानवरों के चारे के रूप में ही नहीं, बल्कि उसका उपयोग खेतों में भी होता था, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती थी और ये फसल के लिए एक प्राकृतिक खाद का काम करती थी। ठंड के मौसम में पराली का उपयोग पशुओं और ग्रामीण घरों के बिछौने के रूप में भी होता था। ग्रामीण घरों की छतों में भी पराली का उपयोग किया जाता था। पराली के उपयोग से बने हस्तशिल्प जैसे टोकरी, बिन्ना, चटाई आदि किसानों की आय के साधन हुआ करते थे। पराली का भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। ये हमारे पूर्वजों की सूझबूझ और आत्मनिर्भरता का प्रतीक थी। हम पारंपरिक रूप से पराली को जला नहीं रहे थे, इसलिए हमें स्वच्छ वातावरण मिला। पर आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? दूषित वातावरण और बीमारियां। क्या पराली कोई समस्या है? नहीं, पराली जलाना एक समस्या है। पराली तो एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। 1 टन धान के भूसे में लगभग 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2.3 किलोग्राम फास्फोरस पेंटॉक्साइड, 25 किलोग्राम पोटेशियम ऑक्साइड, 1.2 किलोग्राम सल्फर, चावल द्वारा अवशोषित 50 से 70% सूक्ष्म पोषक तत्व और 400 किलोग्राम कार्बन पाया जाता है, जो धान की पराली जला देने से नष्ट हो जाता है। इस नुकसान के अलावा अनाज के पोषक तत्व, मिट्टी के कुछ गुण जैसे मिट्टी का तापमान, पीएच, नमी, उपलब्ध फास्फोरस और मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ भी काफी प्रभावित होते हैं।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।